दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि अनुज रजनी को किस करते ही उसके एंगल को एकदम से मोड़ देता है। अब आगे रजनी अपने हाथ से अनुज को मारने लगती है, तो अनुज रजनी के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेड पर लेकर लेट जाता है और उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके दोनों हाथ ऊपर कर अपने एक हाथ से कसकर कमर बेड पर दबाने लगता है। अनुज रजनी के मुंह में अपनी जीभ डालकर उसे फ्रेंच किस कर रहा था, जिससे अब रजनी भी अपने एंगल में दर्द को भूलकर अनुज को वापस से किस कर रही थी। रजनी के किस करने से जैसे अनुज के अरमान जागने लगे थे और उसकी बॉडी में भी हलचल होना शुरू हो गया था। अनुज अपनी बॉडी से रजनी के बॉडी पर दबाव बनाने लगा था। रजनी को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अनुज था कि अपने डिजायर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसके डिजायर रजनी को पूरी तरह से पा लेने के लिए आतुर हो रहे थे, लेकिन अब जब रजनी की सांस फूलने लगी तो उसे मजबूरन रजनी को छोड़ना पड़ा। अनुज ने जैसे ही रजनी के होंठों को खुद से आज़ाद किया, रजनी एक लंबी सांस लेती है और अनुज को घूरने लगती है, लेकिन अनुज था कि वो रजनी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रजनी को घूरने के बावजूद उसके ऊपर वैसे ही लेटा रहा और अपना चेहरा रजनी के उभार पर रख गहरी गहरी सांस लेने लगता है। रजनी का नाजुक शरीर अनुज के भारी शरीर को संभाल नहीं पा रही थी और रजनी अनुज के नीचे दबती जा रही थी। अनुज के गर्म सांसें रजनी के सीने उसके गले पर पड़ रहे थे। अभी ना चाहते हुए रजनी की बॉडी भी अनुज को पा लेने की चाहत में उसके साथ बह रही थी। रजनी अपने हाथ उठाकर अनु को अपने आगोश में भर लेती है और अनुज से सवाल करती है। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। रजनी अपनी भारी होती हुई सांसों को से लॉलीपॉप, जब तुम अपनी लॉलीपॉप मुझे चूसने देते हो तो मुझे सांस क्यों नहीं आती और मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। मुझे अजीब सी सुसुरी लगती है मेरे बदन में, ऐसा क्यों लगता है। लॉलीपॉप रजनी अपने मासूमियत को टपकाते बड़े प्यार से अपने उभार पर रखे अनुज के बालों को छू रही थी। रजनी के सवाल सुन अनुज मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें प्यार हो गया है। ये शब्द कहते ही जैसे अनुज को कुछ होश आता है और वो रजनी के ऊपर से उठकर तुरंत वहां से जाने लगता है। तब उसकी नज़र डोर पर खड़े अंजलि जी और सिद्धार्थ जी पर जाती है तो अनुज की नज़र अपने आप झुक जाती है, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। अंजलि जी को देख रजनी बेड से उठने लगती है। तब उसे अपने पैर में कोई दर्द महसूस नहीं होता, तो वो चहकते हुए कहती है, मम्मू पापा मुझे दर्द नहीं हो रहा, लॉलीपॉप ने ठीक कर दिया। अंजलि जी मुस्कुराते हुए उसके पास आती हैं और अपने साथ लाए चॉकलेट मिल्क शेक रजनी को देती हैं और ट्रे को बेड के साइड में रख टेबल पर रख रजनी के पास बेड पर बैठ जाती हैं। रजनी चॉकलेट मिल्क शेक देखकर अपनी जीभ ओंठों पर फेरते हुए कहती है, यम्मी, और शेक पीने लगती है। अंजलि जी रजनी के पैर को अपने गोद पे रख उसमें ऑइलमेंट स्प्रे कर गरम पट्टी करने लगती हैं। अंजलि जी रजनी को प्यार से देखते हुए अनुज से कहती हैं, अनुज, माना कि तुम रजनी से प्यार करते हो, इसलिए लाजमी है कि तुम्हारा मन उसे प्यार करने के लिए और उसके करीब जाने के लिए करेगा, क्योंकि जब हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग डेवलप होने लगता है, हमारा दिल किसी को चाहने लगता है, तो उसे पाने के लिए, उसे प्यार करने के लिए और उसे छोटी सी भी दर्द में देखकर हमारा दिल तड़प उठता है। लेकिन अभी रजनी का दिमाग 5 साल की बच्ची का है, इसीलिए खुद को कंट्रोल करो, क्योंकि अभी रजनी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अनुज अंजलि जी की बात सुन स्पीचलेस हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंजलि जी की बातों का क्या जवाब दे। ये तो सच था कि अनुज खुद को रजनी के पास जाने से रोक नहीं पाता था और उसे छोटी सी भी चोट लगती थी तो अनुज से बर्दाश्त नहीं होता था,
तो क्या इतने दिनों से जो वो रजनी के करीब जा उसे भरोसे को जीतने की कोशिश कर रहा था, ताकि जब वो रजनी का दिल और उसका भरोसा तोड़े तो रजनी पूरी तरह से टूट कर बिखर जाए, और उसे टूट कर बिखरते देख मान भी टूट जाए, जैसे वो खुद अपनी जान से प्यारी बहन की खून से सनी डेड बॉडी देखकर टूट गया था। अनुज वहां से तो बिना कुछ बोले निकल गया था, लेकिन उसके कानों और दिमाग में अंजलि जी की कई बातें ही गूंज रही थीं कि जब हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग डेवलप होने लगती हैं, जब हमारा दिल किसी को चाहने लगता है, तो उसे पाने के लिए, उसे प्यार करने के लिए, और अगर उसे छोटी सी भी चोट लगे तो उसे दर्द हो, हमारा दिल उसके लिए तड़प उठता है। अनुज घर में ही बने जिम में जाकर पंचिंग बैग में मारने लगता है। नहीं करता मैं उससे प्यार, नहीं करता, वो सिर्फ मांद को तड़पाने का एक जरिया है, अनुज चीखते हुए कह रहा था और उतने ही जोर से पंचिंग बैग को मार रहा था। डोर पर खड़े सिद्धार्थ जी अनुज को इस तरह से देख खुद से कहते हैं, प्यार तो तुम करने लगे हो अनुज, बस अभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन एहसास होने तक सब कुछ खराब मत करना। वो बच्ची बहुत प्यारी है, तुम्हारी माँ, और मुझे उसमें हमारी नन्ही नजर आ रही है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो बेशक उसकी पाक मोहब्बत तुम्हें भी उससे प्यार करने पर मजबूर कर देगी। कहते हुए सिद्धार्थ जी रूम के अंदर आते हैं। सिद्धार्थ जी की कही बात सुन अनुज के हाथ रुक जाते हैं और वो बस अपनी सवाली नज़रों से सिद्धार्थ जी को देखता रहता है, जैसे पूछ रहा हो कि आपके बोलने का मतलब क्या है। सिद्धार्थ जी अनुज के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अनुज, जो चला गया उसके लिए अपना आज खराब मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू करो, उससे प्यार करो। तुम रजनी को तो ठीक करना चाहते हो तो करो, इसमें हम सब तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उसका दिल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। अनुज, नन्ही के जाने का दर्द मुझे भी है। तुमने तो अपनी बहन को खोया है, पर मैंने और तुम्हारी माँ ने अपना अंश खोया है, अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुमने सुना है वो सब पूरी तरीके से सही ना हो और नन्ही की मौत से मान का कोई लेना देना ही ना हो। पर पापा, मैंने जो कुछ भी सुना था उसमें मान से साफ साफ नन्ही को मर जाने के लिए कहा था। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मान हमारी नन्ही की मौत से कोई लेना देना नहीं है। कैसे पापा, कैसे? आओ इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। सिद्धार्थ जी अनुज को रूम से बाहर लेकर आते हैं और नीचे हाल की ओर दिखाते हैं, जहाँ सोफे पर अंजलि जी और ताई माँ बैठी हुई थी और रजनी अंजलि जी के पैर के पास नीचे बैठ अपनी डॉल के साथ खेल रही थी और अंजलि जी उसके मुंह में स्पून से पास्ता डाल रही थी। अनुज, जो करना है तुम्हें करना है। तुम चाहो तो अपनी माँ से दोबारा उसकी नन्ही छीन सकते हो, और तुम चाहो तो जिंदगी भर के अपनी माँ को, उसकी बेटी और अपने प्यार को अपने पास रख सकते हो। यह सब तुम्हारा फैसला होगा। कहते हुए सिद्धार्थ जी वहाँ से चले जाते हैं। कहते ही सिद्धार्थ जी वहाँ से चले जाते हैं और अनुज उन्हें जाते हुए तब तक देखते रहता है जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। दीक्षा और तनय अभी अखिल के घर पर थे। अखिल ने जो निकिता को दिल्ली जाने से पहले उसकी आज की रात स्पेशल बनाने के लिए कहा था, उसी की तैयारी कर रहे थे। निकिता तो अखिल के साथ ओबरॉय विला गई थी। उसे वहाँ कितना टाइम लग सकता है पता नहीं, इसलिए निकिता ने दीक्षा को ये सारी अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। तो हमारे प्यार कम ज़्यादा लड़ने वाले कपल अभी निकिता के कहे अनुसार उसके बेटा सब डेकोरेशन कर रहे थे। दीक्षा तनय बेड पर रोज पेटल को बिखेरते हुए दीक्षा को पुकारता है। बोलो। दीक्षा भी अपना काम करते हुए बोली, अरे यार मेरी तरफ देखो ना, जब से हमारी शादी की बातें हुई हैं तब से तुम तो मुझे भाव ही नहीं देती। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें भाव नहीं देती? तनय अपना मुंह लटकाते हुए, तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
अब तुम तो मेरी तरफ अब सही से देखती भी नहीं हो। तनय एक शिकायती बच्चे की तरह बोल रहा था। दीक्षा उसे देख हंसने लगी। तुम्हें हंसी आ रही है? मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ तो क्या करूँ? तुम इतने क्यूट जो लग रहे हो, जैसे किसी ने तुम्हारे पसंद का खिलौना छीन लिया हो। कहते हुए दीक्षा रोज पेटल तने के मुंह पर फेंकने लगती है। कुछ नहीं, ऐसे ही कहते हुए दीक्षा बार बार रोज पेटल तने के ऊपर फेंकने लगती है। तने दीक्षा को देखते हुए झट से उठकर उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन दीक्षा भी तुरंत भागने लगी और तने के ऊपर फ्लावर भी फेंकने लगती है। तने पकड़ने से दीक्षा बेड पर चढ़ दूसरी ओर चली जाती है और हंसने लगती है। रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? पहले पकड़ो तो सही। सोच लो, एक बार पकड़ूंगा ना तो फिर कभी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि तुम मुझे कभी खुद से दूर करो। दीक्षा भागने के लिए जैसे बेड पर चढ़ दूसरे साइड जाने लगती है कि तनय दीक्षा को पकड़कर बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ अपने नीचे दबाकर बोलता है, अब दिखाओ भागकर। अच्छा बाबा, मैं हारी तुम जीते। दीक्षा तनय के चेहरे को अपने में भरते हुए बोलती है तो तनय दीक्षा के माथे को चूमकर उसके बगल में लेट जाता है। तनय अपनी गर्दन उसकी ओर मोड़ उसे देखते हुए बोला, बोलो ना जल्दी से, हम दोनों भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहो ना। दीक्षा भी उसकी ओर देखते हुए बोली। तनय इमोशनली दीक्षा की आंखों में आंखें डालकर सब उससे कहता है, आई लव यू दीक्षा। दीक्षा प्यार से बेड पर लेटे हुए तनय के चेहरे पर झुकते हुए, अब मैं कुछ कहूँ? तनय अपनी पलकें झपका देता है। मेरे हर मुश्किल का हल तुम, मेरे हर जख्म का मलहम हो तुम। दीक्षा के कहते ही तनय और दीक्षा दोनों ही एक दूसरे को कसकर अपनी बाहों में भर लेते हैं। सभी ओबरॉय विला पहुंचते हैं। दिव्या ने दादी को पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि वो लोग आ रहे हैं। तच विला के अंदर कार लाकर रोकता है और खुद बाहर आता है। अखिल और दिव्या भी कार के बाहर आते हैं, लेकिन निकिता वो तो पूरे रास्ते अपने साथ लाए इमली के चटका ले रही थी और अभी भी वो अपनी इमली खाने में लगी हुई थी, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि वो लोग ओबरॉय विला पहुंच चुके हैं। और तच अखिल दिव्या कार से बाहर निकलकर उसके बाहर आने का वेट कर रहे हैं। तच आज इन सब की हरकतों को देख गुस्सा नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि जब दिव्या प्रेग्नेंट होगी तब वो भी ऐसे ही उसे परेशान करेगी। तज खुद कार के विंडो में झुककर निकिता से बोला, हनी बाहर आओ, हम पहुंच गए हैं। निकिता ने जैसे ही तज के मुंह से अनी नाम सुना तो वो तुरंत अपना सर उठाकर तज को देखते हुए बोली, आपको पता है मेरी मम्मा भी मुझे अनी कहकर ही बुलाया करती थी। निकिता का चेहरा ये कहते हुए खुशी से खिल उठा, लेकिन जैसे उसे याद आया कि अब उसकी मम्मा उसकी नहीं है और न उससे प्यार करती है, एकदम से निकिता का चेहरा मुरझा गया। तो तज निकिता के सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोला, मैं हूँ ना, मैं अब से इसी नाम से तुम्हें बुलाया करूँगा। निकिता मुस्कुराते हुए कार से बाहर आती है और तज का हाथ पकड़कर उसके साथ अंदर जाने लगती है। अखिल और दिव्या दोनों उन दोनों को बस देखते रह जाते हैं कि कैसे दोनों ने उन्हें इग्नोर कर दिया। दिव्या तज को जाते हुई पीठों को घूरते हुए बुदबुदाते हुए कहती है, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे इग्नोर किया। यहाँ से चलो, फिर मैं आपको बताती हूँ। अखिल दिव्या को बुदबुदाता सुन चुका था। वो अपना हाथ दिव्या के आगे बढ़ाते हुए, तुम्हारी भाभी और तच ने तो हाथ पकड़कर उसके साथ अंदर जाने लगी। अखिल और दिव्या दोनों उन दोनों को बस देखते रह जाते हैं। तो चलो हम दोनों भी साथ चलते हैं। दिव्या भी अपना मुंह लटकाकर
अखिल के हाथ पर अपना हाथ देकर बिलक के डोर की तरफ बढ़ जाती है। तच और निकिता डोर खुलने का वेट कर रहे थे। तब तक अखिल और दिव्या भी उनके पास पहुंच गए और अपने सही जोड़े के साथ उनका हाथ पकड़कर खड़े हो गए। डोर सीता जी खोलती हैं और सामने से हट जाती हैं। उनके पीछे ही दादी आरती की थाल लेकर खड़ी थी और कुछ ही पल में जूही चावल से भरा एक कलश लाकर डोर पर रख देती हैं। सब हैरानी से ये सब देख रहे थे तो दादी बोलती हैं, हमने सुना है सुहाना के डैडा ने शादी कर ली और शादी के बाद आज पहली बार वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया है, तो बस उनका स्वागत कर रहे हैं। दादी अखिल निकिता की आरती करती हैं, फिर उनके माथे पर छोटा सा कुमकुम का टीका लगाती हैं। दादी निकिता से, बेटा तुम इस कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की तरफ गिराकर अंदर आओ। निकिता कलश को अंदर की तरफ गिराकर अखिल का हाथ पकड़कर अंदर आती है तो वहीं सामने किंजल जी भी हल्दी से सनी थाल लिए खड़ी थी। दादी निकिता का हाथ पकड़कर घर में ही बने मंदिर में लेकर आती हैं। उनके पीछे ही सब मंदिर में आते हैं। निकिता को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। वो दिव्या की तरफ देखती भी है, लेकिन दिव्या क्या ही कहती, ये सब क्या हो रहा है उसे खुद ही पता नहीं था। दादी निकिता से कहती हैं, बेटा अब तुम इस हल्दी में अपने दोनों हाथ भिगोकर इस दीवार पर अपने हाथ की छाप छोड़ो। निकिता देखती है कि जिस दीवार पर दादी ने उसे अपने हाथ की छाप छोड़ने के लिए कहा था, उस दीवार पर 4 छोटे छोटे नन्हे हाथों के छाप पहले से ही बने हुए थे। निकिता दादी को देखती रहती है, जैसे उनसे पूछ रही हो कि ये किसके हाथ है। दादी निकिता के हाथ पकड़कर खुद हल्दी के थाल में भिगाकर उन सभी हाथों के निशानों के सबसे नीचे निकिता के हाथ की छाप लगाते हुए कहती हैं, ये सभी हाथ के निशान तुम्हारे भाई बहन के हैं। ये तच के हाथ के निशान हैं। दादी पहले निशान को दिखाते हुए कहती है, ये तेज के हैं, ये तनय के, ये जूही के और अब ये तुम्हारे भी हैं। तुम सब भाई बहनों में तुम्हारे हाथ के निशान की कमी थी, अब ये भी पूरे हो गए हैं। आपको निकिता आगे कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बस उसके आंखें नम हो गए थे। बेटा हम चाहते थे कि तुम्हारी माँ से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है और जो प्यार वो तुम्हें नहीं दे पाई वो भी देना चाहती हैं। वो तुम्हारे दिए हर सजा के लिए भी तैयार हैं, बस तुम उन्हें एक मौका दे दो। निकिता चुप रह जाती है। दादी के किसी भी बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। कैसे वो माफ़ कर देती, और क्या किंजल जी के माफ़ी मांग लेने से उसने इतने साल जो इतना कुछ सहा पड़ा है वो अपने माँ पापा के प्यार के लिए तरसती रही, वो सब एक माफ़ी मांग लेने से ठीक हो जाएगा। निकिता अखिल की तरफ देखती है, तो तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अखिल के कहने पर निकिता दादी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, दादी आप मुझे अपनी पोती मानकर मुझ पे हक जता सकती हैं, लेकिन मैं इन्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती। इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। निकिता किंजल जी को देखते हुए कहती हैं। दादी निकिता को गले से लगा लेती हैं। सीता जी, जूही जी, दादाजी, धी जी और बी जी सभी निकिता को गले से लगाकर अपनी फैमिली में शामिल करते हैं और अब सभी आकर हाल में सोफे पर बैठ जाते हैं। दादी तो निकिता का हाथ पकड़े उसे अपने पास ही बैठा लेती हैं। किंजल जी मंदिर में माता रानी की मूर्ति के आगे अपना हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माता रानी, मुझे मेरी बेटी वापस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ कि अभी वो नाराज़ है, लेकिन मैं उसे मना लूँगी। बस आप मेरी बच्ची पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसके आने वाली ज़िंदगी में उसकी झोली खुशियों से भर देना।
किंजल जी सबके बीच हॉल में आ जाती हैं। सर्वेंट चाय नाश्ता लाकर टेबल पर रख देते हैं। सभी चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। सीता जी जो कुछ भी कहती थोड़ा ध्यान से, ताकि उसकी किसी भी बात को तच और सुहाना को बुरा न लगे। सीता जी ने अपना मन पक्का कर लिया था कि वो अब तच को सबको सच सच बचा देंगी। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तब तक पंडित जी भी आ गए। दादी ने पंडित जी को तनय और दीक्षा की कुंडली देकर सगाई और शादी की तारीख निकलवाने के लिए कहा। जजमान 2 दिन बाद सगाई के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है और उसके ठीक 1 सप्ताह बाद शादी का। पंडित जी ने तनय और दीक्षा की कुंडली और नक्षत्र और दोनों के गुण मिलाते हुए कहा। लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सीता जी थोड़ा परेशान होती हुई बोलती हैं। सब हो जाएगा बहू, और आज नहीं तो कल शादी तो करनी है, तो अभी ही क्यों नहीं? दादी जी सीता जी को समझाते हुए कहती हैं। आखिर तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना शादी की तारीख जल्दी निकलने से? दादी जी अखिलेश से पूछती हैं। क्योंकि दादी ने बता दिया था कि दीक्षा के माँ पापा इस दुनिया में नहीं हैं और सुहाना का डैडा ही अब दीक्षा का भी बड़ा भाई है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अखिल मुस्कुराते हुए कहता है। तो फिर ठीक है पंडित जी, आप 2 दिन बाद की इस सगाई के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। दादी के कहने पर पंडित जी फिर से कुंडली देखने लगते हैं। जजमान, आप 2 दिन के बाद आप तीसरे पहर में किसी भी वक्त को सगाई की रस्म को पूरी करवा सकते हैं। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, फिर रात के वक्त ही सगाई करवा देते हैं। दोनों बच्चों की कहते हुए सभी खुश हो जाते हैं। मुझे भी शादी करनी है। सब हैरानी से आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। अनुज नीचे हॉल में आकर कुछ देर अंजलि जी और रजनी को देखता है, जिनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो दोनों पिछली रात पहली बार मिल रही हों, बल्कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों माँ बेटी हैं और ना जाने कितने ही वक्त से दोनों साथ रहती हैं। रजनी, मैं बिला जा रहा हूँ, क्या तुम अपनी अच्छी आंटी के पास जाना चाहोगी? अनुज ने रजनी को देखते हुए पूछा। अच्छी आंटी के पास? हाँ, मैं जाऊंगी अच्छी आंटी के पास। रजनी अपनी डॉल को लेकर जल्दी से खड़े होते हुए कहती हैं, मम्मू आप ना अच्छी आंटी के घर आना, वो ना बहुत अच्छी हैं और उनका घर भी बहुत बड़ा है। रजनी अपने हाथ फैलाते हुए बताती है, आप आना, हाँ वो आपको नहीं भगाएंगी, वो बहुत अच्छी हैं। अब चलें? हाँ चलो, बाय मुम्मू कहकर रजनी अनुज के साथ बाहर जाने लगती है। रुको रुको बेटा कहकर अंजलि जी रजनी के पास आकर उसके गाल को पकड़कर प्यार से उसके माथे को चूम लेती हैं और फिर उसे अपने गले से लगाते हुए कहती हैं, फिर आओगी ना मुझसे मिलने? उसकी आंखें नम थी। हाँ मैं आऊँगी, रजनी भी उनसे कहती है। वो रजनी को रोकना चाहती थी, लेकिन किस हक से? अभी तो रजनी और अनुज की शादी भी नहीं हुई। अगर उनकी शादी हो जाती तो रजनी को कभी खुद से दूर जाने नहीं देती, लेकिन फिलहाल तो उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने जाती हुई रजनी को देखते हुए खुद से कहा, बस कुछ दिन मेरी बच्ची, मैं जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगी मेरी बेटी बनकर। अनुज अपनी माँ के मन में चल रहे बातों और उनके जज्बातों से अनजान नहीं था, इसलिए वो रजनी को अपने साथ वापस लेकर जा रहा था, ताकि उसकी माँ को रजनी की ज़्यादा आदत ना हो और जब वो रजनी का दिल तोड़े तो उसकी माँ उसके आगे बाधा ना बने। रास्ते में अनुज रजनी से पूछता है, रजनी कल तुमने कहा था ना कि तुम्हारे साथ ऐसा होने पर तुम्हारी अच्छी आंटी ने तुम्हें मारा नहीं था, तो क्या किसी ने तुम्हें मारा था? पहले रजनी जो फ्रंट सीट पर अपनी डॉल को लेकर बैठी चॉकलेट खा रही थी, वो अनुज के सवाल सुनकर अपनी चॉकलेट खाना छोड़ उसे देखने लगती है। कुछ देर की खामोशी के बाद छोड़ उसे देखने लगती है। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ वो बूढ़ी दादी मुझे मारती थी,
बूढ़ी दादी कौन? बूढ़ी दादी तुम्हें कौन मारता था? अनुज चौंकते हुए पूछता है। वो दादू के पड़ोस में एक बूढ़ी दादी रहती थी। जब भी मेरे साथ ऐसा होता था तो दादू मुझे उनके पास भेज देते थे ताकि वो मेरा ख्याल रख सकें। लेकिन वो बूढ़ी दादी बहुत गंदी थी। वो मुझे मारती थी और कहती थी कि मैं गंदी हो गई हूँ। वो ना मेरे साथ जो बच्चे खेलने आते थे उन्हें भी भगा देती थी। कहती थी मेरे छूने से वो सभी गंदे हो जाएंगे, इसलिए मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता था। लेकिन अब मुझे मार नहीं पड़ता। अच्छी आंटी मुझे नहीं मारती। वो तो मुझे बहुत अच्छे से रखती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देती हैं। रजनी खुशी से चहकते हुए कहती है। अनुज को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब उसे किसी की ज़रूरत होती थी तो वो बूढ़ी दादी उसे मारती थी। अनुज को बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी अगर वो बूढ़ी दादी अनुज के सामने होती तो वो उस बूढ़ी दादी को अभी जान से मार देता। लॉलीपॉप लॉलीपॉप गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? अनुज कार को रोकते हुए पूछता है। वो देखो आइसक्रीम वाला, मुझे आइसक्रीम खानी है, ला दो ना। नहीं अभी नहीं, तुम अभी चॉकलेट खा रही हो ना, आइसक्रीम तुम बाद में खा लेना। इतना कहकर अनुज अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। नहीं, मुझे अभी खानी है, अभी ला कर दो, कहते हुए रजनी अपनी अधखाई चॉकलेट को विंडो से बाहर फेंक देती है। अरे ये क्या किया तुमने? अनुज रजनी को ऐसा करते देख चिढ़ते हुए पूछता है। रजनी अनुज को कोई जवाब नहीं देती और अपने हाथ फोड़कर अपने पैर ऊपर चढ़ाकर मोड़कर बैठ जाती है। ये लड़की भी ना हद से जिद्दी है। अब आइसक्रीम कहाँ से लाऊं? यहाँ आसपास तो कोई आइसक्रीम शॉप भी नहीं है और वो ठेले वाला भी चला गया। कहते हुए अनुज इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आइसक्रीम शॉप दिखाई देती है। अनुज विंडो के पास झुककर रजनी को देखता है तो रजनी मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देख रही थी तो अनुज उसे बिना कुछ बोले वहां से आइसक्रीम लेना थोड़ा आगे बढ़ जाता है। रजनी जो मुंह फुलाए दूसरी तरफ देख रही थी उसे वहां से एक कॉटन कैंडी वाला गुजरते हुए दिखाई देता है। तो रजनी मुड़कर अपने बगल में देखती है तो अनुज वहां नहीं था। लॉलीपॉप कहाँ गया? रजनी खुद से कहते हुए इधर उधर देखने लगती है। लेकिन तब तक कॉटन कैंडी वाले को भी खुद से दूर जाते देख रजनी जल्दी से कार का डोर खोलकर नीचे उतर जाती है और कॉटन कैंडी वाले के पीछे जाने लगती है। अनुज आइसक्रीम लेकर थोड़ी देर में कार के पास आकर, लो तुम्हारी आइसक्रीम, जल्दी से खा लो नहीं तो पिघल जाएगी। ऑलरेडी पिघलना स्टार्ट भी हो गई है। अनुज बोले जा रहा था लेकिन उसे रजनी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और ना रजनी ने उससे आइसक्रीम लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि रजनी चॉकलेट आइसक्रीम जैसी चीज़ों के लिए मना कर दे, चाहे कितना ही उसका पेट भरा क्यों ना हो। पर वो कभी भी आइसक्रीम और चॉकलेट के लिए मना नहीं करती थी। तो फिर अभी उसे क्या हुआ जो वो आइसक्रीम लेने बाहर नहीं निकली और ना ही उसने कुछ कहा। अनुज कार का डोर खोलकर अंदर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। रजनी कार में नहीं थी तो वो कहाँ जा सकती है? इधर ओबरॉय विला में मुझे भी शादी करनी है, ये आवाज़ जैसे ही सबके कानों में जाती है तो सभी उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहाँ तेज खड़ा सीरियस लुक दे रहा था। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है? धीर जी तेज के पापा थोड़ी नाराजगी से तेज को घूरते हुए कहते हैं। तेज पहले तो अपने पापा को खुद को घूरते हुए देख कर डर जाता है, फिर अपना थूक गटकते हुए थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ पापा, मुझे भी शादी करनी है। तनय मुझसे छोटा है, आप लोग उसकी शादी करा सकते हैं तो फिर मेरी क्यों नहीं? मुझे भी शादी करनी है, बीवी घर में लाना है, बच्चे पैदा करना है। सब शादी कर रहे हैं। तज भाई ने शादी कर ली, अखिल भाई और निकिता ने शादी कर ली और अब तो मुझसे छोटा मेरा भाई तनय, उसकी भी शादी होने वाली है। और यहाँ मैं बेचारा लड़कियों का मारा, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं।
कोई मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहता। तेज बिना रुके बोले जा रहा था और सब बैठे बस उसकी बकवास सुने जा रहे थे। जब दादाजी ने उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं हुई तो वो तेज को डांटते हुए बोले, क्या हुआ भी बोले जा रहा है? तुझे शादी करनी है ना, तो शादी करने के लिए लड़की का होना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और कर ली शादी। दोनों परिवार की रजामंदी भी होती है शादी में। लड़का को लड़की पसंद होनी चाहिए और लड़की को लड़का पसंद होना चाहिए। तू बता, कोई लड़की है या ऐसे ही बस मुंह उठाकर चला आया? बोलने की मुझे भी शादी करनी है। तेज मुंह बिचकाते हुए, मैं तो आप लोगों का ही फायदा देख रहा था। अगर मेरी और तनय की शादी एक ही मंडप पर हो जाती तो आप लोगों का कितना खर्चा बच जाएगा, पर नहीं, आप लोगों को तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं। ठीक है, लेकिन शादी करने के लिए लड़की चाहिए। लड़की कहाँ है? तेज मुस्कुराते हुए दिव्या और तज को देखता है, फिर अखिल और निकिता को, क्योंकि उनको तो पता था कि तेज नेहा को पसंद करता है। तेज एक लड़की है, मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती है, मुझे पसंद है। और क्या उसे तू पसंद है? दादी ताना मारते हुए पूछती हैं। तेज दादी के मुंह चिढ़ाते हुए, हाँ दादी, वो मुझे प्यार करती है। मैं उसे घर बुलाया है, वो कुछ ही देर में यहाँ आती ही होगी। नेहा जो तेज को बुलाने पर ओबरॉय विला जाने के लिए निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में अनुज को इधर से उधर भागते हुए और रजनी का नाम लेकर जोर से पुकारते हुए देखकर परेशान होकर ऑटो वाले को ऑटो रोकने के लिए कहती है, भैया ऑटो रोक दो। क्या हुआ बहन, आपने जो एड्रेस दिया था अभी तो उस एड्रेस पर पहुंचे भी नहीं हैं। ऑटो वाला परेशान होकर पूछता है, क्योंकि बीच रास्ते पर उतरने से हो सकता था कि नेहा उसे पूरा भाड़ा ना दे। नहीं भैया, आप यहीं रोक दो और ये लो आपके पैसे। नेहा ऑटो वाले को पैसे देते हुए ऑटो से उतर जाती है। ऑटो वाला, ये लीजिए आपके छुट्टे पैसे, नहीं आप रख लीजिए, कहती हुई नेहा रोड पार करके उस ओर जाने लगती है जिस तरफ अभी अनुज परेशान सा खड़ा इधर उधर देख रहा था। नेहा अभी तक बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ती और नीचे हैरम पहना हुआ था और गले में उसके नीले रंग का दुपट्टा भी था। अभी वो ओबरॉय विला जा रही थी, इसलिए उसने अभी जीन्स ना पहनकर कुर्ती और हैरम पहन लिया था और इसलिए आज वो अपनी बाइक से नहीं ऑटो से जा रही थी। नेहा रोड क्रॉस कर अनुज के पास आती है तो देखती है कि अनुज पसीने से भीगा हुआ बुरी तरह से हाँफ रहा था। अनुज भाई, क्या हुआ? आप इस तरह से बीच सड़क पर क्या कर रहे हैं? अनुज इस आवाज़ को नेहा के रूप में पहचान कर पीछे पलट कर देखता है तो सामने नेहा ही खड़ी थी। अनुज नेहा को देखते हुए, ओ रजनी खो गई है। रजनी खो गई? लेकिन कैसे? नेहा चौंकते हुए पूछती है। अनुज अपनी भारी हो चुकी सांसों को काबू करते हुए बताता है, वो मैं रजनी को विला छोड़ने जा रहा था तो उसने आइसक्रीम खाने की जिद की तो मैं आइसक्रीम लेने चला गया और जब लौट कर वापस आया तो रजनी कार में नहीं थी। तब से उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, चलिए दोनों साथ में ढूंढते हैं। नेहा अब ओबरॉय विला जाना छोड़कर अनुज के साथ रजनी को ढूंढने लगती है। 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक अनुज और नेहा को रजनी नहीं मिली थी और उधर ओबरॉय विला में नेहा का इंतजार करते हुए अब सब थक चुके थे और अभी तक नेहा नहीं आई थी। तच और अखिल को जल्दी भी जाना था। तेज नेहा को कॉल करो, पूछो वो कहाँ तक पहुँचती है, उसे इतना लेट क्यों हो रहा है। जी भाई बोल। तेज नेहा को कॉल करता है। इधर नेहा का फ़ोन बजता है। तब उसे याद आता है कि वो तो हॉस्टल से ओबरॉय विला जाने के लिए निकली थी और अब यहाँ कड़ी धूप में रजनी को ढूंढ रही है। नेहा फ़ोन रिसीव करती है। तेज, नेहा तुम कहाँ हो और कब तक पहुँच रही हो? सब तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हिचकते हुए तेज से, मैं नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? पर क्यों?
तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम यहाँ आने के लिए निकल चुकी हो। नेहा, हाँ तेज, मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकल गई थी, लेकिन रास्ते पर अनुज भाई मिल गए। वो बहुत परेशान लग रहे थे। जब मैं उनके पास आई और मैंने पूछा कि वो क्यों परेशान है, तो उन्होंने बताया कि रजनी खो गई है और अब काफ़ी देर भी हो गई है, लेकिन अब तक रजनी कहीं नहीं मिली। क्या कहा? रजनी खो गई? रजनी खो गई, ये सुनते ही तच, दिव्या, अखिल, निकिता चारों अपनी जगह से उठते हो जाते हैं। ठीक है, तुम अनुज भाई के साथ रजनी को ढूंढो, हम आ रहे हैं, कहते हुए तेज फोन कट कर देता है। दिव्या जल्दी से तेज के पास आकर, तेज तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, अभी नेहा ने मुझे बताया कि रजनी खो गई है और नेहा अनुज भाई के साथ रजनी को ढूंढ रही है, इसलिए अभी तक यहाँ नहीं आ पाई। दिव्या तच से, तच चलिए ना, हम भी रजनी को ढूंढते हैं, पता नहीं वो किस साल में होगी। हाँ चलो। तच अपने फ़ोन में टाइगर का नंबर डायल करते हुए कहता है और गेट की तरफ जाने लगता है। दिव्या, अखिल, निकिता और तेज भी उसके पीछे बिला से निकल जाते हैं और अंदर बैठे किसी को भी पता नहीं चला कि अभी हुआ क्या और ये रजनी कौन है। तच टाइगर के कार्ड उठाते ही, टाइगर, रजनी खो गई है तो तुम अनुज के पास पहुंचो और रजनी को ढूंढने पर उसकी मदद करो, हम भी पहुंच रहे हैं। ओके बॉस, बोलकर तच और टाइगर दोनों ही कॉल कट कर देते हैं। तच, अखिल, दिव्या और निकिता आकर कार में बैठ जाते हैं और तेज जो बाइक से आया था और अपनी बाइक स्टार्ट कर रजनी को ढूंढने निकल जाता है। तच बार बार मॉन को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। तच अनुज को कॉल करता है, अनुज कॉल रिसीव करता है। हेलो तच, रजनी मिली? अनुज नहीं। अनुज के नहीं शब्द में उसके दर्द और उसकी तड़प का पता चल रहा था। वो मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले। कहकर तच कॉल कट कर देता है, लेकिन तभी उसकी कार झटके लेते हुए रुक जाती है। आहा, क्या हुआ डैडा, क्या कर रहे हो? दिव्या खुद को और निकिता को पकड़कर संभालते हुए बोलती है। अखिल, लगता है टायर पंचर हो गया है, देखना पड़ेगा, कहते हुए अखिल और बाकी सब भी कार से उतर जाते हैं। अखिल टायर चेक करता है तो टायर सही में पंचर हो गया था और बिना टायर चेंज किए कुछ नहीं हो सकता था। अखिल डिग्गी से दूसरा स्टेपनी निकाल कर लाता है और पहले वाले टायर को खोलकर डिग्गी में रख देता है। इस बीच तच मान को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था, आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। दोस्तों, अगला जो भाग आएगा वह एक धमाके के साथ आएगा, तो दोस्तों अगला भाग देखना मत भूलिएगा। उसमें आपको एक से बढ़कर एक ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।